नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्ययन बिंदु राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति। इससे पहले जो हमने इसमें एक कक्षा पढ़ चुके हैं उसमें हमने पढ़ा कि 1857 की इस क्रांति के समय राजस्थान में क्या परिस्थितियां थी, कहाँ कौन कौन से शासक बैठे हुए थे, कौन कौन से उनके पॉलिटिकल एजेंट थे। एजीजी जो था गर्मियां थी इसलिए कहां पर था, अजमेर में ना होकर माउंट आबू में उस समय बैठा हुआ था। तो क्रांति की जो आगे हम चर्चा करते हैं आज प्रमुख स्थानों की कि राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे या कहाँ कहाँ मुख्य घटनाएं हुई। तो राजस्थान में क्रांति की घटनाओं के बारे में बात करें तो देखते हैं कि राजस्थान में जो क्रांति के जो क्षेत्र या जो प्रमुख स्थान माने जाते हैं वो 3 या 4। प्रत्येक छावनी में क्रांति नहीं होती है, प्रत्येक छावनी में क्रांति ना होकर कुछ स्थानों पर क्रांति होती है। नंबर 1 अजमेर में इनका मुख्य केंद्र था, राजपूताना रेजिडेंसी था। सिरोही में ये बैठे हुए थे अंग्रेज। ऐसे में जो सैनिक छावनियां थी, नंबर 1 नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, देवली, एरनपुरा और खेरवाड़ा, उदयपुर। ये 6 सैनिक छावनियां थी। उन सभी सैनिक छावनियों में क्रांति ना होकर क्रांति केवल 3 जगह होती है। नंबर 1 नसीराबाद। कौन सी जगह? नसीराबाद। नंबर 2 नीमच जो मध्य प्रदेश में है, नीमच। इसके अलावा एरनपुरा। ये 3 सैनिक छावनियां थी जहां पर क्रांति की घटनाएं होती है। बाकी इसके अलावा आउवा और कोटा 2 ऐसी जगह हैं जहां पर सैनिक छावनियां नहीं थी किंतु वहां भी क्रांति की बड़ी घटनाएं हुई। इनकी बजाय इन दोनों में क्रांति की घटनाएं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हमें पता था कि भारत में जो क्रांति हुई, क्रांति 10 मई को कहां से हुई थी? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था क्रांति 10 मई को कहां से हुई? मेरठ से। होनी थी 31 मई को किंतु 10 मई को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब इसकी सूचना पूरे भारत में प्रसारित कर दी गई। उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसने पूरे भारत में फैला दी कि कहीं भी ऐसी घटनाएं और ना हो, इसके लिए सतर्क हो जाए। तो भारत में राजस्थान में इसकी सूचना पहुंचती है 19 मई को। 10 मई को क्रांति होती है, राजस्थान में सूचना पहुंचती है, अलर्ट हो जाना है। तो जो अपने एजीजी बैठे थे पैट्रिक लॉरेंस साहब, वो बैठे थे माउंट आबू में। माउंट आबू से वो अलर्ट होते हैं, सभी राज्यों के पास सूचना भेजते हैं, स्वयं अजमेर आ जाते हैं। अजमेर आकर क्या देखते हैं कि अजमेर जो दुर्ग था जहां पर इनका प्रमुख केंद्र था, वहां पर क्या था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कल जो बताई थी मैंने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में तैनात थी, पर उससे पहले वो कहां थी? अजमेर में। तो और वो आई कहां थी? बंगाल से शुरुआती टाइम था उसका, वो एक ट्रेनिंग के रूप में आई थी और बैरकपुर होते हुए मंगल पांडे की उसने घटनाएं सुन रखी थी। तो एजीजी को लगा कहीं ये बंगाल के सैनिक जो है विद्रोह ना कर दे, तो इसको यहां से हटा करके कहां टिका दिया? नसीराबाद में लगा दिया। किसको? 15वीं को। नसीराबाद में बात करें तो पहला जो हमारा क्रांति का स्थान है वो है नसीराबाद। कहां पर है? नसीराबाद, जो वर्तमान में या उस समय अजमेर में पड़ता था। तो नसीराबाद में क्या हुआ? ये सूचना 19 मई को पहुंच गई, सब अलर्ट हो गए। नसीराबाद में पहले से ही 15वीं बंगाल को, 15वीं एनआई को, कौन सी? एनआई, नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यहां पहले से ही 30वीं और एनआई थी, 30वीं बंगाल एनआई, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पहले से ही तैनात थी। इनको समझ में आ गया कि अंग्रेजों को अपने पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, और जब विश्वास नहीं है तो कुछ कांड अवश्य करेंगे। तो ये क्या करते हैं? नसीराबाद में चले तो जाते हैं, और जो एजीजी था वो यहां पर एक सैनिक टुकड़ी और लगा देता है जिसका नाम है बंबई लांसर्स। कल बताया था बंबई लांसर्स। एजीजी को इन पे विश्वास नहीं था, 15वीं पे विश्वास नहीं था, तो बंबई लांसर्स को दे दिया तोपखाना, हथियार, गोला बारूद भर के तैयार रखो, क्या पता कब छोड़ना पड़ जाए। तो यहां पर 15वीं एनआई के ऊपर तैनात कर दिया। 15वीं एनआई में विश्वास हो गया। तो इस घटनाक्रम में, इसी घटना चक्र के दौरान दिनांक 28 मई, कब? 28 मई, सन तो वही रहेगा क्रांति का 1857। 28 मई 1857 को
यहां पर एक जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो एक सैनिक था जिसका नाम है बख्तावर सिंह, क्या नाम है याद रखना, बख्तावर, क्या नाम है, बख्तावर सिंह, महत्वपूर्ण नाम है। बख्तावर सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है 1857 की क्रांति का जो नसीराबाद में था। बख्तावर सिंह इस एनआई का नेतृत्व करता है और यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था, यहां पर अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबरी। न्यूबरी कौन था, न्यूबरी। और भी थे जिसके न्यूबरी के अलावा पेनी, कौन था, पेनी और प्रिचार्ड प्रमुख सैनिक अंग्रेज अधिकारी थे जो यहां पर थे। बख्तावर सिंह क्रांति का नेतृत्व करता है कहां पर, नसीराबाद में, और सैनिकों को अपने साथ लेकर के इस न्यूबरी को, जो क्रांति घटना पहुंच चुकी थी, इसको सब कुछ पता था, तो इस न्यूबरी को मार देते हैं। नसीराबाद में क्रांति हो गई, कब, 28 मई को। पेनी को के मारा गया। बचा कौन, प्रिचार्ड भाग गया, प्रिचार्ड भाग गया। ऐसे में जो नसीराबाद में जो क्रांति हुई, ये न्यूबरी, पेनी और प्रिचार्ड भाग गया, न्यूबरी, पेनी मारा जाता है। बख्तावर सिंह क्रांति का नेतृत्व करता है। ये थी कब की बात है, 28 मई को। इसके बाद 30 मई को एक बड़ी घटना होती है। क्या होती है, अभी तक काम किसने किया, 15वीं एनआई ने। इस 15वीं ने 30वीं एनआई को भी अपने साथ मिला लिया, दोनों मिल गए 15वीं और 30वीं, और यहां पर दोनों मिलकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। क्योंकि उस समय जो एक सामान्य निर्देश था वो ये था कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्रांति का बड़ा नेता घोषित कर दिया गया था भारत का, और सभी सैनिकों को कहां पहुंचना होता था, क्रांतिकारियों को, दिल्ली। तो ये दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके पीछे, इन क्रांतिकारियों के पीछे एक अंग्रेज जो सैनिक है, हीथकोट और वाल्टर, क्या नाम है, हीथकोट, और दूसरा कौन है, वाल्टर। दोनों पीछा करते हैं सेना लेकर, अजमेर से सेना लेते हैं और यहां से पीछा करते हुए दिल्ली तक जाते हैं, किंतु दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर से या दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो इनका प्रयास असफल हो जाता है। तो ये थी नसीराबाद में क्रांति घटना, 15वीं एनआई और 30वीं एनआई। 15वीं को अजमेर से कहां लगाया गया, नसीराबाद। कब की घटना है, 28 मई को 1857 को बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी को बरी कर दिया जिंदगी से। पेनी और प्रिचार्ड भाग गया, पेनी मारा गया। 30 मई को 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक हो जाती है और दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। हीथकोट और वाल्टर इनका पीछा करते हैं, किंतु ये पकड़ में नहीं आते। यहां पर बाद में जो इसकी रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट में कहा जाता है कि अगर नसीराबाद की क्रांतिकारी दिल्ली ना जाकर अगर अजमेर की तरफ कूच करते तो अजमेर शस्त्रागार में इतना हथियार, गोला बारूद था, वो अगर हाथ लग जाता तो क्रांति का परिदृश्य ही बदल जाता। किंतु क्रांतिकारियों के पास योग्य नेतृत्व नहीं था, तो वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो इसके बाद जो क्रांति का एक छोटा सा केंद्र है वो है भरतपुर। 31 मई है, ले ही लेते हैं, कुछ नहीं है। भरतपुर में भी एक 31 मई को, कब, 31 मई को एक छोटी सी घटना होती है। यहां पर अंग्रेज अधिकारी था मोरिसन। नाम याद रखना क्योंकि यही महत्वपूर्ण है कि मोरिसन का संबंध 1857 में कहां से था। भरतपुर में ये तैनात था और भरतपुर में जो क्रांति की वो थी गुर्जर और मेव जाति के लोग। कौन थे, गुर्जर और मेव जाति के लोग थे जिन्होंने क्रांति की थी। ज्यादा कुछ नहीं, दबा दिया गया। गुर्जर और मेव जो थे जिन्होंने क्रांति की थी, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये थे हमारे राजस्थान में क्रांति के दो प्रमुख केंद्र। इसके बाद हम अगले क्रांति के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा राजस्थान में क्रांति का केंद्र है, महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां पर आगजनी की घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, वो है नीमच। कई बार प्रश्न ये भी आता है वर्तमान में कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो ध्यान रखना, नीमच वर्तमान में राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में है। तो हम क्रांति का जो तीसरा स्थान है हमारा वो लेते हैं नीमच। नीमच में मैंने बताया था कौन सी सैनिक छावनी, सैनिक बटालियन थी, कोटा कंटीजेंट। कोटा पास में पड़ता था तो कोटा कंटीजेंट नीमच में उस समय तैनात थी। इसके अलावा यहां पर क्या होता है, यहां जो क्रांति की घटनाएं होती है वो भी एक बड़ी घटना है, आगजनी होती है। किस तरह से देखते हैं क्या होता है। यहां पर जो था क्रांति होती है वो होती है 3 जून को, नसीराबाद में हुई 28 मई को,
और नीमच में होती है 3 जून को। घटना क्या होती है, यहां पर अंग्रेज अधिकारी था एबोट। क्या नाम है? एबोट। अब देखो यहां पर अंग्रेज अधिकारी एबोट है। इसके अलावा 2 प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनका नाम है मोहम्मद बेग। नंबर 1 तो कौन है? मोहम्मद बेग, जो कहां से आया हुआ है? अवध से। कहां से आया हुआ है? अवध से, ध्यान रखना। दूसरा है यहां पर हीरालाल। कौन है? हीरालाल। अब यहां पर क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं होती, क्रांति का नेतृत्व यही दोनों यही दोनों व्यक्ति करते हैं। मोहम्मद बेग और हीरालाल क्रांति का नेतृत्व करते हैं। क्या होता है, खबर पहुंच गई एबोट के पास में कि भाई नसीराबाद में क्रांति हो गई है, संभाल लेना मैटर को। एबोट देखता है कि ऐसा तो संभलेगा नहीं मैटर, कुछ होता है ना धार्मिक धर्म के इमोशनल ब्लैकमेल करना, वो काम किया जाता है यहां पर। तो एबोट क्या करता है, सुबह परेड का परीक्षण कर रहा होता है 3 जून को। तो यहां पर कुछ मुस्लिम सैनिक और कुछ हिंदू सैनिक दोनों ही थे। एबोट इनको कुरान, किसकी? कुरान की और गीता की शपथ दिलवाता है कि तुम्हें तुम्हारी कसम है कुरान और गीता की कि तुम अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। यहां पर मोहम्मद बेग जो अवध से आया हुआ था, उसका माथा ठनक गया। कहता है कि तुम कौन सा वफादार थे अवध के प्रति? अवध में तो गोद निषेध का भी नियम लागू नहीं होता था, अवध को फिर भी तुमने कुशासन के आधार पर हड़प लिया। समझ में आ गया है बोर्ड को कि मामला गंभीर है, क्रांति का होने की संभावना पूरी है। पर इसको लगा नहीं था कि इतनी जल्दी क्रांति हो जाएगी। उसी दिन रात को मोहम्मद बेग, हीरालाल दोनों मिल गए और दोनों मिलकर के नीमच की जो सैनिक छावनी थी उसको घेर लिया, आग लगा दी पूरी पे। आग लगाने के बाद यहां सैनिक छावनी के हथियार जो थे वो लूट लिए। और यहां एक सार्जेंट था, एबोट के अलावा यहां पर कौन था? सार्जेंट। तो सार्जेंट और उसकी पत्नी दोनों की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी, दोनों को मार दिया। ध्यान रखना, सार्जेंट और उसकी पत्नी को कहां मारा गया? नीमच में। अब बाकी जो बचे हुए सैनिक थे यहां पर, जो परिवार सहित अंग्रेज रह रहे थे, एक तरह से छावनी थी तो परिवार सहित रहते थे, तो ये लोग नीमच से छुटकर भागते हैं। नीमच से भागने पर सबसे पहले पड़ता है चित्तौड़। कहां पर? चित्तौड़। और चित्तौड़ का कौन सा गांव? गांव नहीं, वर्तमान में तो पंचायत समिति है। चित्तौड़ के डूंगला में पहुंच जाते हैं। कहां पर? डूंगला। यहां जाकर शरण लेते हैं और शरण लेने, एक नाम याद रखना है, यहां पर एक किसान था जो इनको शरण देता है, वो है रूंगाराम। कौन है? रूंगाराम नाम का किसान इनको शरण देता है। कितने थे? 40। कौन थे? अंग्रेज। इधर मोहम्मद बेग और जो हीरालाल है, ये क्रांति करके इनका पीछा ना करके दिल्ली की तरफ निकल जाते, क्योंकि क्रांति का नेतृत्व कहां था? दिल्ली। ये पहुंच जाते इधर रूंगाराम शरण देता है। तो बाद में उदयपुर से सावर्स आता है। उदयपुर में सावर्स था, महाराजा स्वरूप सिंह भेजते हैं। इन 40 किसानों को यहां से छुड़ाकर उदयपुर ले जाते हैं और उदयपुर की जो पिछोला झील है वहां पर जग मंदिर एक होटल टाइप में है, उसमें इनको ठहराया जाता है। तो ये थी नीमच में क्रांति घटनाएं। 3 जून को ये सब घटनाएं होती है। एबोट था, मोहम्मद बेग और हीरालाल, इनको कुरान और गीता की शपथ दिलाई जाती है, किंतु ये मानते नहीं है और सार्जेंट और उसकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है। बचे हुए जो अंग्रेज थे वो चित्तौड़ के डूंगला में पहुंचते हैं, वहां पर शरण लेते हैं। रूंगाराम किसान इनको शरण देता है। बाद में उदयपुर से सावर्स आकर के इनको ले जाता है और पिछोला झील में शरण प्रदान करता है। ये था अपना नीमच का क्रांति का केंद्र। इसके बाद हम जो अगला क्रांति का केंद्र पढ़ते हैं वो है जो हमारा मारवाड़। महत्वपूर्ण स्थान है मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ में आउवा, ठाकुर खुशहाल सिंह का नाम बड़ा खतरनाक लिया जाता है क्रांति के समय। तो आउवा के बारे में पढ़ते हैं। क्रांति का हमारा तीसरा केंद्र कौन सा है? मारवाड़ मानते हैं। क्या है? मारवाड़। मारवाड़ में जो उस समय सैनिक छावनी थी वो थी एरिनपुरा। कौन सी थी? एरिनपुरा। और एरिनपुरा की जो सैनिक छावनी थी, मैंने बताया था एरिनपुरा में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका उनको पूर्विया सैनिक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्विया सैनिक। एरिनपुरा वाले सैनिक जो थे उनको पूर्विया सैनिक। तो बात क्या होती है? 21 अगस्त को, कब की घटना है?
21 अगस्त को 21 अगस्त को यहां पर एरिनपुरा है, मारवाड़ जोधपुर में आता था, वर्तमान पाली में। तो 21 अगस्त को यहां पर क्रांति घटना होती है कि ये यहां से एरिनपुरा से जाते हैं, सिरोही को घेरते हैं और यहां पर अंग्रेजों की सैनिक जो छावनी थी उसको, जो आबू जो पर्वत था, सैनिक छावनी नहीं, उस पर्वत के आसपास जो कुछ अंग्रेजों के बंगले थे उनमें आग लगा देते हैं, लूट लेते हैं और वापस से एरिनपुरा आ जाते हैं। ये घटना कब की है? 21 अगस्त की। इनको किसके द्वारा? पूर्विया सैनिकों के द्वारा। एरिनपुरा वापस आने के बाद 23 अगस्त को फिर इनके बारे में 23 अगस्त को फिर से घटना होती है। क्या होती है? इनके साथ मिल जाता है नंबर 1 शिवनाथ सिंह। कौन? शिवनाथ सिंह जो था, जो ठाकुर था, स्थानीय ठाकुर था। कहां का था? आसोब का। कहां का ठाकुर है? आसोब का ठाकुर इनके साथ मिल जाता है और एक नारा देता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली, ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है जो कहां पर दिया गया? मारवाड़ में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कहां दिया गया ये नारा? ना तो नसीराबाद में, ना नीमच में, मारवाड़ में, एरिनपुरा में और शिवनाथ सिंह के द्वारा दिया गया। महत्वपूर्ण है शिवनाथ सिंह, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब देखो क्या होता है, इसके आगे आता है आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। कौन? आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह। बड़ी बात यह है, कुशाल सिंह और शिवनाथ सिंह के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों के बीच में झगड़े चलते रहते थे, कुशाल सिंह और आउवा के। अब यहां से ये शिवनाथ सिंह जो है क्रांति और क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता है और जोधपुर की तरफ बढ़ता है, जहां कुशाल सिंह सब भेदभाव भुलाकर इसका स्वागत करते हैं, इन सैनिकों का। तो आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह का स्वागत करता है और यहां पर क्रांतिकारियों को शरण देता है। कहां पर? आउवा में। ये था इसका एक भाग। अब देखो कुशाल सिंह जैसे, कुशाल सिंह भी तखत सिंह से नाराज था, कुशाल सिंह भी तखत सिंह से नाराज था, जोधपुर के शासक से। तो यहां क्या घटना होती है? नंबर 1, क्रांतिकारियों को शरण दे दी, दोनों एक हो गए तो एक युद्ध होगा। युद्ध किसके बीच में होगा? महाराजा, युद्ध का नाम लिखते हैं बिठोड़ा का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा होता है? बिठोड़ा का युद्ध। और क्यों होता है? 8 सितंबर को। क्यों होता है? तखत सिंह जो है महाराज, वो एक सेना की टुकड़ी भेजते हैं किसके खिलाफ? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ। उसका नेतृत्व देते हैं अनाड़ सिंह को। किसको? अनाड़ी आदमी को, अनाड़ सिंह को। और इसके अनाड़ सिंह के साथ में जो व्यक्ति आता है वो है हीथकोट, जो पीछा भी किया था। तो हीथकोट और अनाड़ सिंह दोनों आते हैं कहां पर? आउवा में। एक तरफ क्रांतिकारी हैं और एक तरफ अनाड़ सिंह और हीथकोट है। क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कुशाल सिंह। बड़ी बात क्या होती है यहां पर? एक क्रांति की देवी मानी जाती है यहां पर आउवा में, नाम है सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। क्रांति की देवी कही जाती है राजस्थान में 1857 की। 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता। और सुगाली माता के बारे में क्या है? इसके तो 10 तो सिर हैं और कहते हैं 54 हाथ हैं, यानी नीचे से लेके ऊपर तक हाथ ही हाथ हैं और खोपड़ियां रावण की तरह, बड़ी खतरनाक विकराल दिखती है। और ये सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह की क्या थी? कुल देवी, कुल देवी थी। युद्ध होता है, कुशाल सिंह और जितने भी क्रांतिकारी थे सुगाली माता के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, माता रक्षा करना। काम होता है, आगे चलते हैं, युद्ध होता है। युद्ध में अनाड़ सिंह खत्म, हीथकोट जान बचाकर रफू चक्कर। यहां मामला हो जाता है कि क्रांतिकारी जो जीत जाते हैं इस युद्ध में, बिठोड़ा के युद्ध में। कब? 8 सितंबर 1857 को। सुगाली माता एक तरह से बहुत बड़ी देवी बन जाती है क्योंकि क्रांतिकारियों को विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद जोश बढ़ता है क्रांतिकारियों में, दूसरा जोश बढ़ता है तो दूसरा युद्ध होता है, इसका नाम है चेलावास। कौन सा युद्ध है? चेलावास। क्यों होगा? क्योंकि पहला हार गए तो दूसरी सेना फिर से आएगी। चेलावास है जिसको कहते हैं गोरा काला या काला गोरा का युद्ध। काला गोरा या गोरा काला का युद्ध वो कब होता है? 18 सितंबर। इसी महीने में चेलावास या काला गोरा का युद्ध होता है। हुआ क्या? तखत सिंह
महाराज जो थे साइलेंट मोड पे चले गए। तो इधर जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था अजमेर में बैठा था, वो टेंशन में आ गया। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कहता है कि मैं खुद जाऊंगा। तो यहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज लॉरेंस लिख देता हूं, जॉर्ज लॉरेंस। और जब जॉर्ज लॉरेंस आएंगे तो भाई साहब, जब कलेक्टर साहब आते थे, जिन साहब को भी आना पड़ता है, तो यहां से जोधपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट थे, पीए साहब थे, मोक मैसन, वो भी आ गए मरने के लिए। कहां पर? आहुआ। और दूसरी तरफ वही क्रांतिकारी, दूसरी तरफ क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहा है कुशाल सिंह, और साथ में है सुगाली माता का आशीर्वाद। तो फिर से सुबह के सुबह आशीर्वाद लिया, युद्ध के मैदान में गए। क्रांतिकारी ने इतना भीषण युद्ध किया कि थोड़ी देर में जॉर्ज लॉरेंस के पसीने छूट गए। मैक मोसन को पकड़ लिया, क्योंकि सुगाली माता के 10 ही सिर कम पड़ रहा था, एक और अर्पित करना था। सुगाली माता ने कहा होगा कि अब तक काले काले सिर है भारतीयों के, एक गोरा सिर भी चाहिए। तो मैक मोसन को पकड़ लिया और खोपड़ी धड़ से अलग कर दी, काट लिया, पूरे इलाके में घुमाया, आहुआ में, जोधपुर में, और वापस लाकर आहुआ के किले के द्वार पर, आहुआ के किले के द्वार पर टांग दिया उसकी खोपड़ी को। किसकी खोपड़ी को? मैक मोसन की। मैक मोसन का काम हो गया, जॉर्ज लॉरेंस भाग गया। क्रांतिकारी यहां भी विजय होते हैं। 2 युद्धों के, चेलावास और गोरा काला का। मामला गंभीर, बात पहुंचती है भारत सरकार उस समय के गवर्नर के पास में। और उस समय जो गवर्नर था केनिंग, केनिंग क्या करता है कि मामला गंभीर था, तो कर्नल होम्स, किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजता है। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजता है। सेना आती है और साथ में कर्नल होम्स के जो बात कब की, 6 महीने तक इनका अधिकार रहा। कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आती है, 6 महीने क्रांतिकारी को अधिकार होता है। और कब आती है? 20 जनवरी को 1858। इससे पहले एक बड़ी बात क्या हो जाती है कि दिल्ली जाने की परंपरा अभी भी चल रही थी। तो यहां पर कुशाल सिंह ने क्या किया, अपनी सेना के 2 भाग कर दिए। आधी सेना वहां आहुआ में रखी और आधी सेना जोधपुर के रास्ते दिल्ली भेज दी। ये यहाँ पर क्रांतिकारियों की बड़ी गलती हो गई। यहां भी सेना कमजोर हो गई, वहां भी सेना कमजोर हो गई। तो जोधपुर जाती हुई सेना को पीछा करके हरा दिया गया, और जो आहुआ में रुकी हुई थी वो सेना कमजोर पड़ गई। तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आगमन होता है। और ऐसी कंडीशन में आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह सोचता है कि अब बचने का रास्ता नहीं है। तो अपने जो किले का भार है वो अपने भाई पृथ्वी सिंह, किसको? पृथ्वी सिंह को सौंप देता है। क्रांति जो किले का भार है पृथ्वी सिंह को सौंप कर स्वयं कहा चला जाता है? कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के पास। कहा जाता है? कोठारिया में। कोठारिया में जाके शरण लेता है, वहां का था जोध सिंह। और जोध सिंह के पास जाने के बाद में ये जाता है, जोध सिंह से बाद में सलूम्बर के रावत। कहा जाता है? सलूम्बर। और वहां का रावत केसरी सिंह के पास में चला जाता है। यहां पर कर्नल होम्स के नेतृत्व में आहुआ के किले पर अधिकार हो जाता है। और इसके बाद आगे की घटनाएं हैं, वो क्या होता है कि जो केसरी सिंह है बाद में नीमच में जाकर अपना शरण लेता है। और नीमच में 1860 में, कब? 1860 में कहते हैं गांधी जी के कहने पर इन्होंने समर्पण कर दिया। और इनकी जांच के लिए एक टेलर नाप लेने का काम करता है। तो नाप जो करता है इसकी कि क्या सही था और क्या गलत था। तो टेलर आयोग जांच करता है कुशाल सिंह की जांच करता है। टेलर आयोग निर्दोष पाता है और इनको बरी कर दिया जाता है। टेलर आयोग द्वारा कुशाल सिंह को बरी कर दिया जाता है। तो ये देखते हैं वापस मारवाड़ एरनपुरा के पूर्व सैनिक 21 अगस्त को क्रांति होती है। 23 अगस्त को शिवनाथ सिंह इसका नेतृत्व करते हैं, नारा देते हैं चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। बाद में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह इसके साथ मिल जाते हैं। फिर कुशाल सिंह के यहाँ पर आहुआ में युद्ध होता है, नंबर 1 बिठोड़ा का युद्ध। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह अनाड़ सिंह और हितकोट को भेजते हैं 8 सितंबर को। एक तरफ क्रांतिकारी और दूसरी तरफ अनाड़ सिंह। क्रांतिकारी विजयी होते हैं क्योंकि सुगाली माता का आशीर्वाद था। चेलावास का युद्ध
18 सितंबर को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आता है और जोधपुर से मैकमोसन आता है। मैकमोसन का सर काट के किले पर लटका दिया जाता है। कोलागोरा का युद्ध कहा जाता है। इसके बाद कर्नल होम्स 1920 में 6 महीने बाद, लगभग जनवरी 4 महीने बाद 20 जनवरी 58 को कर्नल होम्स आता है। सेना की दो टुकड़े होने के कारण कमजोर हो जाती है और अधिकार हो जाता है। आउवा का कुशाल सिंह पृथ्वी सिंह को किले का भार सौंपकर कोठारे के जोध सिंह और बाद में सलूम्बर के केसरी सिंह के पास चला जाता है और नीमच में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है टेलर आयोग के कहने पर। ये था हमारा क्रांति के कहने जाता है। कोटा में जो क्रांति हुई उसको क्या कहा जाता है? जन विद्रोह। क्यों? क्योंकि हर जगह जो राजस्थान में क्रांति हुई, प्रत्येक लगभग जगह आउवा को छोड़कर वहां सैनिक छावनियां थी, किंतु कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी और यहां पर जनता के द्वारा और कुछ प्रतिनिधि थे जनता के, उनके द्वारा क्रांति कोटा में की गई। कोटा में देखो जिस समय क्रांति हुई उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो क्या है? कोटा में इस समय मैंने बताया कि महाराजा राम सिंह, महाराव है, महाराजा नहीं महाराव, कोटा में क्या थे? महाराव, ये उपाधि थी। महाराव राम सिंह कोटा में कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय। कोटा में जो उस समय शासक थे वो थे कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एजेंट था यानी पीए, पॉलिटिकल एजेंट था यहां पर मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। हमने याद किया था पूर्व में, मेजर बर्टन। अब हुआ क्या, जब नीमच की क्रांति हुई तो मेजर बर्टन अपनी सेना लेकर के कोटा राज्य के बाहर जाता है। कहां पर? नीमच में चला जाता है उस विद्रोह को दबाने के लिए। अब कोटा में ऐसी कंडीशन में क्रांति की ज्वाला तो चारों तरफ भड़की हुई थी, तो कोटा में ऐसे समय में दो व्यक्ति, नंबर 1 जयदयाल। कौन है? जयदयाल। और जयदयाल जो थे वो वकील थे। कौन थे? वकील। नंबर 2 जो दूसरा व्यक्ति था वो था मेहराब खां। कौन थे? मेहराब खां। ये थे जो कोटा राज्य है इसकी सैनिक टुकड़ियां थी। उन सैनिक टुकड़ियों को यूं कहे कि नायक थे या सिपाही जो हेड होते थे वो थे, तो इनको रिसालदार कहा जाता था। तो मेहराब क्या थे यहां पर? मेहराब का क्या थे? रिसालदार। दो व्यक्ति जयदयाल मेहराब का। मेजर बर्टन गया हुआ है नीमच में विद्रोह दबाने। पीछे से इन्होंने क्रांति के लिए लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। भड़काने का मतलब यह है कि जो शासक की नीतियां थी उनके विरुद्ध क्रांति करने के लिए एक परवान जारी किया कि यहां पर जो सैनिक राजा है, राजा और मेजर बर्टन की नीतियां अनुकूल नहीं है, तो इस तरह से एक परवान जारी करते हैं। ऐसी कंडीशन में मेजर बर्टन को वापस से बुलाया जाता है। मेजर बर्टन को लगा कि कोटा जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, किंतु उसके बावजूद वो नीमच से कोटा जाते हैं। नीमच से कोटा मेजर बर्टन का आगमन होता है 12 अक्टूबर को। कब होता है? 12 अक्टूबर को कौन आ जाता है? मेजर बर्टन कोटा आ जाते हैं। अब कोटा आने के बाद यहां मेजर बर्टन को लगता है कि परिस्थितियां गंभीर है। महाराव को सलाह देते हैं कि यहां पर जो दो आदमी हैं आपके यहां पर, वकील साहब जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो परिस्थितियां गंभीर हो जाएगी। ये बात इनके पास पहुंच गई, दोनों के पास ये बात पहुंच गई। तो रिसालदार के पास सैनिक टुकड़ी का नेतृत्व था। और एक बड़ी बात, यहां पर जो कोटा में जो सैनिक जो टुकड़ियां थी, नंबर 1 जो सैनिक टुकड़ियां थी वो थी एक तो भवानी पलटन। कौन थी? भवानी पलटन। और एक थी नारायण पलटन। कोटा में जो टुकड़ियां थी सैनिक टुकड़ियां, उनका नाम क्या था? नारायण पलटन और भवानी पलटन। पलटन एक सैनिक टुकड़ी होती थी छोटी। अब ये इनके नेतृत्व में काम कर रही थी, यानी हेड ये थे, राजा नहीं था। तो इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों को भड़का दिया। इधर मेजर बर्टन राजा को सलाह दे रहे हैं जो इनको पसंद नहीं है, जयदयाल मेहराब खां को। तो इन्होंने मेजर बर्टन का ही इलाज करने की ठान ली। क्या किया? भवानी पलटन और नारायण पलटन ने विद्रोह कर दिया। नेतृत्व किया जयदयाल मेहराब खां ने। और बात है 15 अक्टूबर। कब की? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्या घटना होती है? इन दोनों ने, सैनिक जो टुकड़ियां थी
वो कोटा में विद्रोह करते हैं। और जो मेजर बर्टन था, मेजर बर्टन का ऐसे कहते हैं कि सिर काट लिया, पूरे कोटा शहर में घुमा लिया, और जो साथ में इसके एक दो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी भी हत्या कर दी। ये थी कोटा में क्रांति। अब मेजर बर्टन को इन्होंने मार दिया, जयदयाल मेहराब खां। इनको लगा कि राम सिंह अंग्रेजों का हितैषी है, तो कहीं ये अपनी खबर अंग्रेजों के पास ना पहुंचा दे, तो जयदयाल और मेहराब का राम सिंह को भी मारना चाह रहे थे। किसको? राम सिंह को। अब राम सिंह को बचाने के लिए यहां पर एक मंदिर है और मंदिर के गुसाई जी हैं, उनकी मध्यस्थता हुई जयदयाल मेहराब खां के लिए। आपस में दोनों राम सिंह और जयदयाल मेहराब खां के बीच में मध्यस्थता करते हैं। मंदिर के महंत गुसाई जी हैं, वो मध्यस्थता करते हैं और राम सिंह को छोड़ दिया जाता है। पर ऐसे सामान्य तरीके से नहीं छोड़ा जाता, उनके लिए शर्तें तय की जाती है। नंबर 1, जो शर्तें तय की गई, इन शर्तों में क्या रखा गया कि मेजर बर्टन की हत्या, मेजर बर्टन की जो हत्या हुई है वो हमने नहीं की, और हमने नहीं की उसके लिए कौन उत्तरदायी है? महाराज राम सिंह। राम सिंह जी के कहने पर हमने क्या की है? इस मेजर बर्टन साहब की हत्या की है, राम सिंह के कहने पर। नंबर 1, हमने किसकी हत्या की? बर्टन की। यानी पूरा उत्तरदायित्व किस पे डाल दिया? बर्टन पे। और साथ में यह भी कह दिया कि जो प्रशासन है वो सारा का सारा प्रशासन अब किसके हाथ में आ जाएगा? जयदयाल। और प्रशासन किसके पास आ गया? जयदयाल और मेहराब खां के पास में। यानी महाराजा राम सिंह के हाथ से प्रशासन भी निकल चुका है। तो ये थी घटना कि ये जो घटनाएं थी वो अक्टूबर के महीने में हो रही थी। इसके बाद लगभग जो महाराजा राम सिंह है वो कोटा इस राज्य में महल में कैद होकर रह गया। जो क्रांतिकारी थे जयदयाल मेहराब का, लगभग 3-4 महीने, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 5 महीने तक उस पूरे कोटा शहर पर इनका कब्जा रहता है, सारा प्रशासन ये संभालते हैं। उसके बाद अब क्रांति के अंत की ओर बढ़ती है, क्योंकि पूरे भारत में दबा दी गई। कोटा में एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर अभी भी क्रांतिकारियों का अधिकार है। तो ऐसे में वायसराय का दबाव, ऊपर कैनिंग का दबाव, गवर्नर का दबाव, उन दबावों के चलते मिस्टर रॉबर्ट, कौन है? मिस्टर रॉबर्ट्स आता है, और साथ में करोली के महाराजा थे मदनपाल। करोली के मदनपाल अपनी सेना लेकर आते हैं रॉबर्ट्स के साथ में। कब? ये बातें कब की हैं? ये है मार्च 58 की। ये क्रांति का सब घटनाक्रम कब का है? 1857 का। और ये कब की बात है? मार्च 58 में। मार्च 1858 में लगभग 5 महीने बाद मिस्टर रॉबर्ट्स और मदनपाल कोटा शहर में आते हैं। जयदयाल मेहराब खां को पकड़ के उनको फांसी दे दी जाती है, और कोटा के महाराजा राम सिंह है उनको महल से छुड़ा लिया जाता है। ये घटनाएं हैं मार्च 58 की, और यह इस तरह से क्रांति का दमन होता है। क्रांति के दमन होने के साथ ही यहां पर कई बार एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि तोपों की सलामी। अब देखो, मदनपाल ने सहायता की अंग्रेजों की, और राम सिंह क्रांतिकारियों के चाहने पर या ना चाहने पर भी उनका सहयोग किया। इस कारण से कोटा के जो राम सिंह थे, इनको जो थी वो थी 17 तोपों की सलामी। राजाओं को जो रजवाड़े होते थे उनमें राजाओं का जो रैंक पद निर्धारण होता था वो तोपों की सलामी से होता था। तो महाराजा राम सिंह को पहले क्रांति से पहले कितनी तोपों की सलामी थी? 17। तो ध्यान रखना, ये 17 तोपों की सलामी घटाकर कितनी कर दी गई? 13। कितनी कर दी गई? 13 तोपों की सलामी कर दी गई। और जो घटाई 4 तोपों की सलामी जो घटाई है वो बढ़ा दी गई मदनपाल की। मदनपाल की पहले 13 थी, अब उनकी कर दी गई 17 तोपों की सलामी। यानी कोटा का स्थान अब नीचे हो गया, किसकी तुलना में? करौली की तुलना में। करौली का मदनपाल जो यहां पर सहयोग करता है। तो ये थी हमारे राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र। वापस देखते हैं, जन विद्रोह था। ध्यान रखना प्रश्न, राजस्थान में जन विद्रोह कोटा में महाराजा राम सिंह दिखते और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, क्रांतिकारी जयदयाल
वकील, मेहराब का रिसालदार। क्रांति की पहली घटना 12 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि मेजर बर्टन यहां गया हुआ है और पीछे से इन्होंने विद्रोह की भावना भड़का दी। पॉलिटिकल एजेंट जो वापस आता है मेजर बर्टन 12 तारीख को, महाराव राम सिंह को समझाता है, अच्छा नहीं लगता, तो भवानी पलटन और नारायण पलटन विद्रोह करती है। 15 अक्टूबर को मेजर बर्टन को मारकर पूरे कोटा शहर में उसका सर घुमा दिया जाता है। और इधर क्या शर्तें तय की जाती है उसको बचा छोड़ने की। महाराव राम सिंह को छोड़ा, क्यों छोड़ा? कि हमने जो हत्या की है वो किसके कहने पर की है? राम सिंह के कहने पर की है। और प्रशासन सारा हाथ में आ जाता है क्रांतिकारियों के। बाद में 1858 में मिस्टर रॉबर्ट्स और मदन पाल आते हैं और राजस्थान में जो कोटा है वहां की क्रांति का दमन करते हैं। और मदन पाल की तोपों की संख्या, सलामी की संख्या 13 से 17 कर दी गई और महाराव राम सिंह की 17 से 13 कर दी गई। तो ये थे हमारे राजस्थान में क्रांति के प्रमुख स्थान। धन्यवाद।